अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 20वें चैप्टर से रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करनी है। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में से काफ़ी सारी मारूजियाँ बनती हैं और काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और ये पूरा जो टॉपिक है ये लॉन्ग के हवाले से इंतहाई अहम है। अगर इसकी बात की जाए तो आप देखें रेप्लिकेशन प्रोसेस, अगर हम बात करें रेप्लिकेशन प्रोसेस की तो आप देख सकते हैं ये जो रेप्लिकेशन लिखा हुआ है ये लफ्ज रेप्लिका से निकला है, और रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनना। किस चीज की? डीएनए की। अब इसमें होगा क्या कि डीएनए अपनी हूबहू कॉपी बनाएगा। तो डीएनए का अपने जैसी कॉपी बनाना या डीएनए का डीएनए को बनाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन प्रोसेस कहलाता है। इसको हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये मुसलसल चलने वाला प्रोसेस है। इसके अंदर कहीं पे मतलब खलल या डिस्टरबेंस वगैरह नहीं आती। एक कंटिन्यूअसली मुसलसल ये चलता रहता है और डीएनए से कॉपियां जो है वो बनती चली जाती हैं। तो अगर इसके अलावा बात की जाए, सबसे पहले इसकी तारीफ याद करेंगे, उसके बाद ये जहन में रखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसके बाद आपने ये जहन में रखना है कि इसके अंदर काफ़ी सारे इंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और उन इंजाइम ने इस प्रोसेस को मुकम्मल चलाना होता है। तो उनमें सबसे पहला इंजाइम है हेलिकेज इंजाइम। अब ये जो हेलिकेज इंजाइम है, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं उनको अनक्वाइल्ड करने के लिए या अनजिप करने के लिए जो इंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम है हेलिकेज इंजाइम। इसके बाद बात अगर की जाए SSBP, ये एक और प्रोटीन है, इसको हम नाम देते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसने क्या करना है, वो जो डीएनए का स्ट्रैंड जिसको अनजिप किया गया है वो दोबारा रिकॉइल्ड होने की कोशिश करता है। दोबारा जो जिस तरह पहले बल खाए हुए था उस तरह मतलब फिर से रिकॉइल्ड होने की कोशिश करता है। उसको रिकॉइलिंग से बचाने के लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल होती है उसको हम नाम देते हैं SSBP का। और ये जो SSBP है ये एक प्रोटीन है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। इसके बाद अगर बात की जाए एक और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है ये एक प्रूफ रीडर है। प्रूफ रीडर का मतलब ये है कि ये इस बात को गौर से चेक करता है, प्रूफ रीडिंग करता है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस जो चल रहा है उसके अंदर कहीं पे मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, कहीं पे खलल तो नहीं आ रहा। इस चीज़ की प्रूफ रीडिंग करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। हत्ता के जब डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस एंड तक पहुंच चुका होता है तो लास्ट में वो जो प्राइमर है, प्राइमर को न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेसमेंट करने के लिए या प्राइमर को हटाने के लिए डीएनए स्ट्रैंड से उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो भी कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 1। अब यहाँ पे अगर बात की जाए प्राइमर की, प्राइमर हम आगे बात करते हैं। तो ये फंक्शन और ये जो एंजाइम है, एंजाइम के नाम और इनके फंक्शंस आपको लाजमी तौर पर जहन में रखने पड़ेंगे और ये मारूजियों के हवाले से इंतहाई अहम है। इसके बाद अगर देखा जाए डीएनए पॉलीमरेज 2, पहले बात की है डीएनए पॉलीमरेज 1 की, अब हम बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 2 की। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है इसका क्या फंक्शन है रेप्लिकेशन में, इसका पता नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमारी बुक में भी नहीं है। इसी वजह से हम इसको छोड़कर आगे चले जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 की तरफ। अब अगर मजीद बात की जाए कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ये एक कोर एंजाइम है। अब कोर एंजाइम का क्या मतलब है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है या रेप्लिकेशन प्रोसेस है इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला एंजाइम है वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज 3। इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं कोर एंजाइम, और यही वो एंजाइम है जिसने रेप्लिकेशन को
चलाना है, तो इसको हम रेप्लिकेशन को चलाने की वजह से हम कहते हैं ये रेप्लिकेटर है, डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये 2 सब यूनिट पर मुश्तमिल है, इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं डाइमर का। मतलब कि हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है इसको हम डाइमर कहते हैं। डाइमर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास 2 सब यूनिट्स होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये डीएनए पॉलीमरेज 2 की निस्बत 10 गुना बड़ा होता है, 10 गुना लार्जर होता है। ये हमने सिंपल सी खसूसियात बता दी डीएनए पॉलीमरेज 3 की। अब बात करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ने ही रेप्लिकेशन को चलाना है, तो रेप्लिकेशन को चलाने के लिए इसको कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट देखें, इट इज़ यूज टू ऐड, ये हमेशा न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा किस एंड पर? 3 प्राइम एंड पर। कैसे? आप देखें यहाँ पे डायग्राम्स पर गौर करें। सबसे पहले आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं जो आपस में बाल खाए हुए हैं। तो सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम ने इनको क्या करना है? इनको अनजिप कर देना है, अनकॉइल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट अनकॉइल्ड हो गया है, किस चीज़ की मदद से? हेलिकेज एंजाइम की मदद से। पूरा टॉपिक इसी डायग्राम के अंदर है। सबसे पहले मैंने क्या कहा? डीएनए का डबल स्ट्रैंड होगा, उसको अनजिप करने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होना है वो है हेलिकेज एंजाइम। उसके बाद ये फिर से दोबारा से रिकॉइल्ड ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए इसको ऐसे ऊपर से इस साइड खींचा जाता है, इसको इस साइड से नीचे खींचा जाता है, और ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं इनको हम नाम देते हैं सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP। जैसे कि मैंने पीछे बात की है कि ये क्या करेगा? रिकॉइलिंग से बचाएगा। इसके बाद अगर मजीद देखा जाए, हमारे पास यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड, तो ये 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, तो ये 3 प्राइम एंड। हमने रिक्वायरमेंट में यहाँ पे सबसे पहली बात यही की है कि ये जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 होगा उसने हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स को किस एंड पर ऐड करना है? 3 प्राइम एंड पर। लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे कि नए न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे ऐड होते हैं, किस साइड पे? तो 3 प्राइम एंड पर ही ये क्या करते हैं? ऐड होते चले जाते हैं। अब दूसरी अगर रिक्वायरमेंट देखी जाए, इट्स रेप्लिकेशन डायरेक्शन, जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? 5 to 3 प्राइम एंड, 5 to 3, 5 to 3। नया स्ट्रैंड नए जो न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे वो कहाँ पे लगेंगे? 3 प्राइम एंड पर। लेकिन जो दूसरा नया स्टैंड बनेगा, जो रेप्लिकेशन हो रही होगी जिसकी, तो ये जो नया स्टैंड बनेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 to 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पर मजीद बात की जाए, एक और चीज़ जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपके पास अनजिप भी हो गया, इसको पकड़ा भी जा रहा है, रिकॉइलिंग से बचाया जा रहा है। अब एक और एंजाइम आता है, अब एक और एंजाइम आता है, उसका नाम है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम। अब प्राइमेज एंजाइम ने क्या करना है? एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा बनाना है जो 10 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होगा। किसने बनाना है? प्राइमेज एंजाइम ने। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? एक छोटा सा टुकड़ा बनाएगा जो आरएनए का होगा। कितने न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल? 10 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल। उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? प्राइमर का। मतलब प्राइमेज एंजाइम प्राइमर को बनाता है। प्राइमर आरएनए के 10 न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा है जो कहां पे आकर अटैच हो जाता है? 3 प्राइम एंड पर। अब क्या होगा? यहाँ पे 3 प्राइम एंड यहाँ पर मौजूद है, तो 3 प्राइम एंड यहाँ पे है, इसके ऊपर हमने प्राइमर को लगा दिया। अब प्राइमर को यहाँ पे जब लगाएंगे तो हमारे पास एक और एंजाइम आता है इसके बाद, जिसको हम नाम देते हैं DNA
पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ेगा, यहाँ पे जोड़ता चला जाएगा, जोड़ता चला जाएगा, जोड़ता चला जाएगा, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, स्ट्रैंड बन जाएगा। हमने ऊपर वाले स्ट्रैंड की बात की है, नीचे वाले स्ट्रैंड की बात नहीं की। तो हमने ये भी पीछे हमने सीखा है कि जो प्राइमर आकर जुड़ता है वो कहाँ पे आता है, 3 प्राइम एंड पर, और जो नया स्ट्रैंड बनता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5 to 3 प्राइम एंड। अब आप देखें, ये तो ऊपर वाले स्टैंड पर काम हो गया। अब नीचे वाले स्टैंड पर सबसे पहले ये वाली जगह ओपन हुई थी, ये वाली जगह ओपन हुई थी। इस हेलिकेज एंजाइम ने थोड़ी सी जगह को ऐसे ओपन कर दिया था, अनजिप कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइमर आया, उसने क्या कर दिया, स्टैंड को आगे बना दिया। यहाँ पे प्राइमर किस साइड पे लगेगा, 3 प्राइम एंड पे। अब आप देखें ये 5 प्राइम एंड है, ये वाली 3 प्राइम एंड है, यहाँ तक खुला हुआ है ऐसे, ये पीछे कॉइल फॉर्म में है, इसके बाद अनकॉइल फॉर्म में है, यहाँ तक खुला हुआ है। तो ये जो प्राइमर है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे अटैच होगा। तो हमने पहले कहा हुआ है प्राइमर हमेशा 3 प्राइम एंड पे अटैच होगा, और यहाँ पे जो स्टैंड बनेगा, नया स्टैंड, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3। ये 3 प्राइम एंड दरअसल पुराने स्टैंड का है, जो नया स्टैंड बनेगा वो ये वाली साइड 5 प्राइम एंड होगी, और इस साइड पे कौन सी होगी, 3 प्राइम एंड। अब आप देखें यहाँ पे कोई इशू नहीं है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, नए स्टैंड जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने 5 to 3 जाना है। यहाँ पे ये इस साइड पे जाता है, रेप्लिकेशन 4 की तरफ जाता है। ये जो अनजिप कॉइलिंग फॉर्म अनकॉइल्ड फॉर्म में है, ये जो गैप बना हुआ है, इसको हम रेप्लिकेशन 4 कहते हैं या रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। ये रेप्लिकेशन 4 की तरफ है, कोई मतलब खलल नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो इसी वजह से ये स्टैंड कंटिन्यूसली चला जाता है, स्टैंड बनता जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने 5 to 3 जाना है, 5 to 3 जाना है। तो अगर हम यहाँ से साइड पे आते हैं, यहाँ तक पहले खुला था, ये स्टैंड यहाँ तक पहले खुला था, तो यहाँ पे 5 to 3 गए थे। अब यहाँ तक फिर से खुलेगा, यहाँ तक, जिसकी वजह से इस बेचारे को यहाँ से एंजाइम को जाम करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब आएगा तो ये वाली साइड जो है 5 प्राइम एंड होगी, और इस साइड पे वापस आएंगे क्या हो जाएगी, 3 प्राइम एंड। तो इसी वजह से यहाँ पे स्टैंड बनेगा, ये फिर जंप खाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर स्टैंड। तो ये स्टैंड जो है इस साइड पे चला जाता है अगेंस्ट रेप्लिकेशन फोर्क, वो टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। ये स्टैंड रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जाता है, ये स्टैंड रेप्लिकेशन फोर्क से दूर जाता है। यहाँ पे कोई भी टुकड़े नहीं बने, यहाँ पे टुकड़े बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये वाला ऊपर वाला स्टैंड, इसको हम नाम देते हैं लीडिंग स्टैंड। जो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जाता है वो लीडिंग स्टैंड है, और जो रेप्लिकेशन फोर्क से दूर जाता है वो लैगिंग स्टैंड है। लीडिंग स्टैंड पर सिर्फ एक प्राइमर इस्तेमाल हुआ है, लैगिंग स्टैंड पर काफ़ी सारे प्राइमर इस्तेमाल हुए हैं, और लीडिंग स्टैंड जो है इसमें ये कंटिन्यूस जा रहा है, ये डिसकंटिन्यूस होता है, मतलब दरमियान में गैप होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई भी टुकड़े नहीं बनते, यहाँ पे टुकड़े बन जाते हैं। इन टुकड़ों को हम नाम देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इन टुकड़ों को, ये वाले टुकड़े जो हैं, इनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स का। अब आप देखें यहाँ पे प्राइमर, मैंने पहले बात की है, ये 10 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन के दौरान 2 स्टैंड बनते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला। जो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ जाता है उसको हम नाम देते हैं लीडिंग स्टैंड, और जो दूर जाता है उसको हम नाम देते हैं लैगिंग स्टैंड। ये जो है कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब इसके पास सिर्फ सिंगल प्राइमर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्राइमर है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइमर्स इस्तेमाल होते हैं। तो नीचे वाला कौन सा होगा, लैगिंग। अब यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट नहीं बनते, यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं। अब अगर देखा जाए ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की तारीफ, तो रेप्लिकेशन प्रोसेस ये हो रहा है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान लैगिंग स्टैंड पर छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं। उन टुकड़ों को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स का। अब यहाँ पे अगर टुकड़े थे तो टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए, जो गम का इस काम करेगा, ग्लू,
ग्लू का काम करेगा। इंजाइम उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, लाइगेज इंजाइम। लाइगेज इंजाइम क्या करता है, इनको आपस में टुकड़ों को जोड़ता है, लिंक अप करता है, इंटरकनेक्ट करता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एक्ट्स एज ग्लू। कौन काम करता है, लाइगेज इंजाइम। इसके बाद जब ये काम हो जाता है तो यहाँ पे ऊपर स्टैंड बनेगा, नीचे स्टैंड बनेगा, तो स्टैंड नए बन जाएंगे, कॉपीज बन जाएंगी पहले वाले ओल्ड स्टैंड्स की। तो इन कॉपीज को हम क्या मतलब इस तरह के प्रोसेस को जिसके अंदर कॉपीज बनती हैं डीएनए की, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस, या डीएनए रेप्लिकेशन, या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।